जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 के सभी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हम लोग आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल बनावली जो है फ्रेंड, यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। वहीं यदि रंगोई नदी की बात करें, आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड कि ये कहाँ स्थित है बनावली या रंगोई नदी, तो हरियाणा में स्थित है और हरियाणा के हिसार जिले में ही स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका खोज जो है फ्रेंड RS विस्ट के द्वारा किया गया था। कब? तो 1974 में। कब किया गया था? 1974 में। तो आप बोल सकते हैं RS विस्ट को रविंद्र सिंह विस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध ये जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो इसका आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ की अधीनता। मेवाड़ की अधीनता। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है कि सूफी संतों का मिलान उनके सिलसिला के साथ करना। मतलब जो है इधर सिलसिला दिया हुआ है और इधर सूफी संत दिया हुआ है, इसको हम लोग मैचिंग करते हैं। तो पहले है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है फ्रेंड, ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित था। इनके अलावा अगला है बहाउद्दीन जकारिया। तो बहाउद्दीन जकारिया जो हो जाएंगे फ्रेंड, ये सुहारवर्दी सिलसिला से हो जाएंगे। मियाँ मीर जो है फ्रेंड, ये कादरी सिलसिला से हो जाएंगे। और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिला से हो जाएंगे। तो 1 का 3, 2 का 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो तख्त ए ताऊस को जो है दिल्ली के लाल किले के दीवान ए आम में रखा गया था। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक। तो आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। और आगे है, मांडू किला का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो मांडू के किला का निर्माण हौसंग शाह या हुसैन शाह के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांत में विभाजित किया था? तो हसन गंगू अपने साम्राज्य को कुल 4 प्रांत में विभाजित किए थे, ये याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कुछ नया चीज़ भी सीखने को मिलेगा। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दे। तो ठीक है, यह भी बिल्कुल सही है। आगे है, जॉन एडम्स। आप इस नाम को याद रखिएगा। जॉन एडम्स का लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 का परिणाम राजा राम मोहन राय को अपने मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट कब आया था?
1999 में। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन कब आया था? 1823 में। इनके अलावा मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? राजाराम मोहन राय। और इसको बंद कब करना पड़ा था? मतलब 1823 के रेगुलेशन के तहत। लेकिन ये है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1822 में। फ्रेंड, यहाँ तक ही नहीं, पूछा जाता है मिरातुल अखबार किस भाषा का था? तो याद रखिएगा, फारसी भाषा का था। किस भाषा का था? फारसी भाषा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके मजदूरी दर में संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। वहीं यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो वित्तीय सहयोग होता है, क्या? वित्तीय सहयोग, याद रखिएगा, ठीक है। वित्तीय सहयोग जो होता है ये कितना होता है? तो सेंट्रल रेशियो एज फॉर स्टेट हम लिख देते हैं। सेंट्रल का 90% होता है और स्टेट का 10%। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसमें जो वित्तीय सहयोग होता है कितना प्रतिशत होता है? तो सेंट्रल 90 और जो स्टेट होगा राज्य का, इसमें 10% होता है। वहीं यदि यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात की गई थी, मतलब मनरेगा का, M फॉर मनरेगा और एक हम नरेगा, N फॉर नरेगा लिख देते हैं। तो इसमें जो है नरेगा सबसे पहले देख लीजिए, ये 2 फरवरी 2006 को आए थे नरेगा। और मनरेगा कब आए थे? तो महात्मा गांधी लग गया है तो इसका बर्थ डेट याद रखिएगा 2 अक्टूबर, लेकिन ईस्वी हो जाएंगे इसका 2009, इसे याद रखिएगा। जो नरेगा था, नरेगा इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा 2 फरवरी 2006 को ही किए गए थे। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश, AP लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश के जगह थे, गांव का नाम बंदलापल्ली, बंदलापल्ली से इसकी शुरुआत किए थे, ठीक है, याद रखिएगा, बंदलापल्ली से। और मनरेगा आप लोग को पता है 2 अक्टूबर 2009 को। लेकिन मनरेगा से प्रश्न पूछता है, इसका गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो मिहिर शाह कमेटी, मिहिर शाह कमेटी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन सी भाषा आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो सबसे पहला आयोग की बात करें तो ये जो है प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये चार्ल्स वुड्स आयोग था, चार्ल्स वुड्स आयोग। ये कब आए थे? तो ये आए थे 1854 में, 1854 में। और मैकाले आयोग की स्थापना 1835 में किया गया था। और वो भी उस समय गवर्नर पूछा गया, मतलब इसको स्वीकार किसने किया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा जो है मैकाले आयोग को स्वीकृति किया गया था। मतलब ये बेंटिक के ही समय में मैकाले आयोग की स्थापना मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। और हंटर आयोग की स्थापना तो याद रखिएगा 1882 में स्थापना हुई है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो काफिला व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगाली के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए। डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ था? तो डलहौजी के समय में पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में पारित हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित का? तो चुनाव आयोग का प्रावधान उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएंगे। और यदि पूछा जाएगा कि जो भारत है
इसमें चुनाव जो होता है, मतलब मुख्य रूप से जो चुनाव आयोग किस देश के चुनाव आयोग पर आधारित है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएंगे? ब्रिटेन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार वास्तविक न्यायाधिकार के तहत होता है, वास्तविक न्यायाधिकार। और जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं, ये किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करते हैं? तो आर्टिकल 32 के तहत ये रीट जारी करते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ी को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? तो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण पटकाई, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, ये सभी के मिलने से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है, भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? तो ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना जो है, ये आपका आंसर हो जाएंगे खंभात की खाड़ी में है, यानी खंभात की तट पे है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के 2 देश पूर्णतः भू आवेशित हैं। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के कितने देश भू आवेशित हैं? 2 देश ही हैं, जिसमें एक देश आपका दिया हुआ है पराग्वे है, तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा बोलीविया है। ठीक है, इसे तो याद ही रख लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका के 2 देश, एक पराग्वे हो गए, दूसरा बोलीविया हो गए। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। वहीं यदि हम बात करें आताकामा मरुस्थल, ये किस देश में है? तो आताकामा मरुस्थल चिली में है। आटाकामा मरुस्थल ये किस देश में है? चिली में है। और वहीं यदि आपसे पूछा जाएगा कैंपोज घास का मैदान, ये कहाँ है? तो ब्राज़ील में है। और विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला पहला देश कौन था? विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला पहला देश, तो ये उरुग्वे हो जाएंगे। ठीक है, विश्व कप जो है फुटबॉल जो जीतने वाला पहला देश था, ये उरुग्वे थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में है, इनक्विजिशन क्या है? तो इनक्विजिशन जो है एक रोमन कैथोलिक संस्था है, एक रोमन कैथोलिक संस्था है। आगे है, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेश तक ही सीमित है जहां वार्षिक वर्षा, तो शुष्क भूमि की खेती कहां पर होंगे? जहां पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना का प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम में भारत की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में, ये था स्वतंत्र भारत की। और वहीं यदि पूछेगा जनगणना का महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष कब है? तो 1921 में। वहीं यदि आपसे पूछ लेगा जनगणना का लघु विभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष, तो ये क्या हो जाएंगे? 1951 में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, पहला तो पूछे थे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951, जब पहली जनगणना हुई थी उसी को लघु विभाजक वर्ष कहे हैं, और महान विभाजक वर्ष 1921 को। अब पूछेगा जनगणना से संबंधित आर्टिकल क्या है? तो 246 क्या हो जाएंगे? 246 पूछा जाएगा आपसे। अगला प्रश्न ही कि जनगणना जो है किस सूची का विषय है? तो
संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इनके अलावा 2011 की जनगणना से ही यदि और कुछ प्रश्न पूछे तो आपको शुभांकर पूछ सकता है। तो शुभांकर इसका जो था प्रगणक शिक्षिका थी, प्रगणक शिक्षिका थी। ठीक है, इसे हम डॉट डॉट कर देते हैं, याद रख लीजिएगा, प्रगणक शिक्षिका थी। और एक और लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसे याद रखिएगा, सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली याद रख लीजिएगा। ठीक है, सी चंद्रमौली। चलिए, और जनसंख्या दिवस यदि आपसे पूछे तो 11 जुलाई आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा, तो वह कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर अवस्थित होंगे, तभी वो लंबवत उसे देख सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो बहुत बार हो चुका है, बेरिंग जल डमरू मध्य। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर एक जल संधि यही है, बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य भी आप बोल सकते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में है फ्रेंड, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो बैंक दर है, खुले बाजार की क्रिया है, नैतिक प्रभाव की नीति है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 6 पूछेगा तो छठी पंचवर्षीय योजना आंख मूंद करके मार दीजिएगा, सही आंसर हो जाएंगे। तो 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बात ये भी आती है। तो ये 15 अप्रैल 1980 में, कब? 15 अप्रैल 1980 में हुआ था। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का, तो इसे याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 को। ये दोनों प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? तो देखिए, लकरवाला समिति था, तेंदुलकर समिति था, सी रंगराजन समिति थे, लेकिन नरसिम्हन समिति ये संबंधित नहीं थे। मतलब ना, गरीबी से संबंधित है पूछा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 तो है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी, लेकिन 4 नरसिम्हन समिति ये नहीं है। तो ये है किससे नरसिम्हन समिति? तो बैंकिंग सुधार से ये संबंधित है, इसे याद रखिएगा, बैंकिंग सुधार से। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 में, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो विभाजित किया जाता है, ये उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। आगे है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। रेपो दर किसको कहते? साफ साफ जान लीजिए। यदि मान लीजिए आप क्या हैं, ये आप हैं, ये आप हैं क्या? आरबीआई, ठीक है, और ये जो है कोई और है, मान लीजिए ये आप थे, ये आपका बेटा है, मान लीजिए बेटा है, तो आप आरबीआई हैं, ये छोटा छोटा बैंक है, ये छोटा छोटा बैंक है। तो जब आपसे आपका बेटा क्या मांगने आया है? ऋण मांगने आया है, तो आप जो दिए इसको ऋण, तो ये क्या कहलाएगा? रेपो रेट। क्या कहलाएगा? रेपो रेट। जब बदले में आपका बेटा आपको वो धन वापिस करेगा, तो यानी रिवर्स करेगा, तो इसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, इसे याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में हमेशा कौन बड़ा होता है? तो रेपो रेट बड़ा होता है, रेपो रेट बड़ा होता है और रिवर्स रेपो रेट उससे छोटा होता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं कि वह दर जिस पर आरबीआई बैंक को पैसा उधार देता है,
तो ये रेपो रेट हो गया। ऑप्शन ए में है देखिए, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को पैसा, मतलब बैंक आरबीआई को पैसा देता, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल आर, मतलब रिवर्स रेपो रेट, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31। शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन का आधार औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 32 में है, निम्न में किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए इसमें शामिल किया किसको किसको जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही को, साख की राशनिंग को, इनके अलावा सरकारी आश्वासन को शामिल किया जाता है, लेकिन बी ऑप्शन नैतिक दबाव को शामिल नहीं किया जाता। आंसर हो जाएगा बी। आगे है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो जितना मांग या आपूर्ति होगा उसके अनुसार उसका कीमत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, मांग और आपूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र में अंतर की क्या देख करके कर सकता है? तो उसकी लेंस की लंबाई और आकार को देख करके अंतर कर सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम प्रदीप्तन से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्तन से। चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, आणविक बल होता है तो जब दो पदार्थ के दो अणु के बीच बल लगता है तो वो एक आणविक बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल आणविक बल कहलाते हैं। आगे है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए क्या उत्तरदायी है? इसके लिए बोरेक्स उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण है? तो सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है, इसे याद रखिएगा। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व में सीमेंट का निर्माण पहली बार कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन के कहाँ पर? तो पोर्टलैंड नामक स्थान पर। कहाँ? पोर्टलैंड नामक स्थान पर, याद रखिएगा। और भारत में पूछे तो 1904 में। कहाँ पर? तो मद्रास में। मद्रास में, याद रखिएगा इसे जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण था? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। अगला प्रश्न है, कुछ सूक्ष्म जीव की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्व का पुनः चक्रण होता है, इस सूक्ष्म जीव को क्या कहते थे? इसको अपघटक कहते हैं। प्रश्न संख्या 40 में है, रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो स्ट्रांसियम 90 के कारण जो कैंसर होता है फ्रेंड, अस्थि कैंसर होता है। कौन सा? अस्थि कैंसर होता है। फ्लोएम में सहचर कोशिका किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में सहचर कोशिका किसमें पाई जाती है? तो आवृत बीजी में। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। और वायु प्रदूषण नियंत्रण का सूचक क्या है फ्रेंड? लाइकेन। इसे आप लोग याद रखिएगा, लाइकेन, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं, सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज या पीएच स्केल किस वर्ष दिया था? तो 1909 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। 44 में है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो रेड क्रॉस को अब तक शांति हेतु नोबेल पुरस्कार 3 बार इसे सम्मानित किया जा चुका है। कब कब किया जा चुका है? तो 1917 में, 1944 में, 1963 में। इसे याद रखिएगा। रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई है? तो स्थापना यदि आपसे पूछे तो 18
1863 में, 1863 में कब? 8 मई को, 8 मई 1863 को। और 8 मई को ही रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। किसके जन्मदिन पर? तो हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर तो जेनेवा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांडी झागोर नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो मांडी नाम से ही पकड़ लीजिएगा आप लोग, गोवा से संबंधित है मांडी। और अगला था झागोर नृत्य। झागोर नृत्य कहाँ से था? गोवा से। अगला प्रश्न संख्या 47 है, नीति आयोग के विभिन्न कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए आपेक्षिक समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन। ए कृषि है, सही है। दूसरा डाटा प्रबंधन और विश्लेषण, ये भी सही है। तीसरा स्वास्थ्य, ये भी सही है। चौथा मानव संसाधन विकास, सही है। सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 के साथ हम लोग चलेंगे। नीति आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। प्रश्न है, किसी भी शिकायत को व्यक्त करने के लिए जो वेबसाइट का प्रयोग करते हैं इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे साइबर वोटिंग के नाम से जानते हैं, साइबर वेटिंग के नाम से जानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो नहीं है वाला जानना है। देखिए है पहले कौन, ये देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ग्राफिक सॉफ्टवेयर ये भी है। लेकिन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसे याद रखिएगा। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो रूसो। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो। तो ये आज का आखिरी सवाल था, सवाल नंबर 50। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक आप अवश्य करें और हो सके तो अगले स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए ताकि वो घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और इसका टेस्ट यदि आप लोग देना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा। उस लिंक से आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और इस प्रैक्टिस सेट का भी रेगुलर बेस पे टेस्ट दीजिए। धन्यवाद।